Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल लीगल केस डिस्कस करने वाले हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस और व्हाइट कॉलर क्राइम दोनों पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो जरा, क्या हर मेडिकल मिस्टेक क्राइम होता है? डॉक्टर की लायबिलिटी कब क्रिमिनल बन जाती है? आज का एपिसोड एग्जैक्टली इस पर है। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को 5 मिनट में रिवाइज करना हो तो ये वीडियो काफी हो। लेट्स गेट राइट इनटू द डॉक्टर बलिराम वामन हीरे वर्सेस जस्टिस बी लेंटन केस। Here's a quick look at our agenda for today. We will be covering the hospital tragedy, the white collar crime link, core legal issues, the Supreme Court's reasoning, impact and principles, and finally, we will wrap up with exam revision and MCQs. Section 1, the hospital tragedy, the facts of the case. ये बात है 1986 की। बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा मेडिकल डिजास्टर हुआ। पेशेंट्स वहां अपना इलाज कराने गए थे, बट कंटामिनेटेड ग्लिसरॉल एडमिनिस्टर करने की वजह से 14 पेशेंट्स की ट्रेजिक डेथ हो गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुरंत एक लिंटन कमीशन बनाया इस ट्रेजेडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में एक मैसिव करप्ट नेक्सस मिला जिसमें ड्रग फॉर्म्स, हॉस्पिटल स्टाफ और पॉलिटिशियंस सब शामिल थे। जब सच सामने आने लगा तो कमीशन के सामने झूठ बोलने के चक्कर में पर्जरी का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया। Section 2, white collar crime link, Edwin Sutherland's concept applied. अब इसको जरा क्रिमिनोलॉजी के लेंस से देखते हैं। ये केस सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि प्रोफेशनल डिवियंस का भी एग्जाम्पल हो सकता है। एडविन सदरलैंड ने जो व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट दिया था वो यहाँ एब्सोल्युटली परफेक्टली फिट होता है। प्रोफेशनल डिवियंस एक्चुअली है क्या? देखिए, डॉक्टर्स या पब्लिक ऑफिशियल्स पर सोसाइटी का एक मैसिव ट्रस्ट होता है। जब ऐसे लोग अपनी पोजीशन को अब्यूज करते हैं, ट्रस्ट वायलेट करते हैं, जैसे प्रॉफिट्स के लिए सबस्टैंडर्ड ड्रग्स अलाउ करना, इट बिकम्स अ टेक्स्ट बुक व्हाइट कॉलर क्राइम। Section 3, core legal issues, provisions and questions before the court. ओके, लेट्स टॉक लॉ। यहाँ सिविल और क्रिमिनल लॉ एकदम से इंटरसेक्ट करते हैं। पर्जरी यानी झूठ बोलने के लिए पुराने आईपीसी के सेक्शंस 191 और 193 थे, पर एग्जाम के लिए आपको नए बीएनएस फ्रेमवर्क को भी ध्यान में रखना है। प्रोसीजरली पुराने सीआरपीसी और नए बीएनएसएस के अंडर ये क्लियर रूल है कि पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंस पर कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब कोर्ट खुद कंप्लेंट करे। और मेडिकल लॉ में ड्यूटी ऑफ केयर एंड ब्रीच, याद रखना, स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है डॉक्टर से एक्सपेक्टेड रीजनेबल स्किल। जब ड्यूटी ब्रीच होती है तभी नेग्लिजेंस अराइज होती है। ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। So the biggest question in front of the court was this: क्या एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को सीआरपीसी के अंडर एक कोर्ट माना जा सकता है पर्जरी प्रोसिक्यूशन के लिए? आई मीन, थिंक अबाउट इट। अगर वो फॉर्मल कोर्ट नहीं है तो लीगली वो डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट ही नहीं कर सकती। ये पॉइंट क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी के बीच का थ्रेशोल्ड लिटरली मेक और ब्रेक कर देता है। कोर्ट में दोनों साइड से कड़ी टक्कर हुई। प्रोसिक्यूशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट था कि पेशेंट्स की डेथ हुई है, क्लियर करप्शन है और पब्लिक ट्रस्ट वायलेट हुआ है, तो इस झूठ के लिए स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए। डिफेंस ने बोला, वेट अ मिनट, एक्सेप्टेड मेडिकल प्रैक्टिस गुड फेथ में की गई थी, यहाँ कोई क्रिमिनल इंटेंट यानी मेंजरिया था ही नहीं। प्लस डिफेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये था कि कमीशन कोई फॉर्मल कोर्ट थोड़ी है, इसके पास डिस्प्यूट्स को एजुडिकेट करने का पावर ही नहीं है। Moving to Section 4, Supreme Court's reasoning, the core evaluation. अब मैं आपको प्रोफेसर मोड में समझाता हूँ कि कोर्ट ने एविडेंस को इवैल्यूएट कैसे किया। कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया और एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी। एक तरफ है कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसका स्ट्रिक्ट मैंडेट है सिर्फ फैक्ट्स ढूंढना ताकि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरी तरफ है फॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ, जो कम्प्लीटली एजुडिकेटरी होती है और डिफिनेटिव जजमेंट्स डिलीवर करती है। याद रखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में एक्सपर्ट एविडेंस बैकबोन होता है। क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए रीजनेबल डॉक्टर स्टैंडर्ड यानी बोलम टेस्ट जैसी चीजें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी नहीं होता। The Supreme Court actually said, and I quote, "A commission is obviously appointed for the information of its mind. It is therefore a fact-finding body." Boom. Fact-finding body. ये concept याद रखना. A commission is strictly a fact-finding body, not an adjudicator of rights. Section 5, Impact and Principles, Judgment and Critical Analysis.
तो फाइनल वर्डिक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली होल्ड किया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी कोर्ट नहीं है, इसलिए वहां से डायरेक्ट पर्जरी प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर दी गईं। लेकिन ये केस हमें ये प्रिंसिपल देता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी फुल पावर है कि वो आगे जाकर सेपरेट इंडिपेंडेंट क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकती हैं। सो इट वॉज नॉट अ फ्री पास फॉर एनीवन। लेट्स क्रिटिकली एनालाइज दिस। ये जजमेंट ओवर क्रिमिनलाइजेशन को रोकता है और क्लियर करता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस को क्रिमिनल बनने के लिए थ्रेशहोल्ड बहुत हाई चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट रीइंफोर्सेस स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम के लिए ये एनालिटिकल पॉइंट लिखना हाई स्कोरिंग होता है, सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। Finally, Section 6, Exam Revision and MCQs. The Exam Booster Brief. Let's lock this knowledge in. Okay, quick test. MCQ number 1. Under the 1988 Supreme Court ruling, what is the core nature of a commission of inquiry? Adjudicatory body, fact-finding body, या appellate court? यहाँ एक छोटा सा memory trick दे रहा हूँ. जब भी word inquiry आए, its literal job is to find facts. Simple. So the correct answer is B, fact-finding body. Now for a deeper concept question. Medical negligence or white-collar crime में क्या संबंध है? Let's use a real-life example. अगर एक डॉक्टर से genuine mistake हो जाए तो वो एक civil negligence है, just a breach in standard of care. पर जब वो knowingly, profits के लिए substandard drugs use करें, तो trust टूटता है. यहाँ intent आ गया, and that changes everything. डॉक्टर जैसे professionals जब अपनी duty violate करते हैं, तो ये white-collar deviance बन सकता है. अगर आपको ऐसे medico-legal case laws simplified चाहिए, subscribe ज़रूर करें. So tell me, do you think our current legal system is fully equipped to handle such complex professional deviance? Drop your thoughts in the comments. Like, share, and Ganga Education को subscribe करें. यहाँ law समझाया जाता है. Thank you so much for joining me today, and I will see you in the next explainer. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.